नमस्कार बच्चों। ज्वालामुखी से रिलेटेड इसके जितने भी एसोसिएटेड डेफिनेशंस हैं, चाहे चाहे इससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के नाम हैं, उनके बारे में हम हमारे पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों की। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर के साथ ही आपके सामने हम कुछ पिक्चर्स को लेके आते हैं ताकि आप उन चीज़ों को जान सकें। तो लीजिए, आपके सामने है ज्वालामुखी प्रकार। और ज्वालामुखी प्रकार का मतलब है कि हम कितनी तरह के ज्वालामुखी विश्व के अंदर देखते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकारों की जब हम बात करेंगे तो 3 आधारों पर हम विभाजित करते हैं इसको, जो विभिन्न तरह के ज्वालामुखी हैं उनको। तो सबसे पहला जो आधार होता है वो क्रियाशीलता के आधार पे हम इसको विभाजित करते हैं। और क्रियाशीलता का तात्पर्य होता है बेटा कि ज्वालामुखी जो आ रहा है उसकी उसकी वो लगातार आ रहा है, रुक के आ रहा है, या वो काफी टाइम से बंद पड़ा है। इस तरह से हम उसकी क्रियाशीलता को काम में लेते हैं। दूसरा जो है वो हम उद्गार की तीव्रता के आधार पर काम में लेते हैं। और तीसरा होता है कि उसमें से जो मटेरियल निकल रहा है, उद्गार निकल रहा है, उस वो कितने प्रकार का निकलता है या किस तरीके से वो उद्गार निकल रहा है। तो इन 3 आधारों पर हम ज्वालामुखी को विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ज्वालामुखी प्रकार, जिसमें क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने तरीके से बांटा गया है उसको हम आज ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्रियाशीलता के आधार पर 3 तरह की ज्वालामुखी पाई जाती हैं। पहले को हम कहेंगे एक्टिव, दूसरे को डोरमेंट और तीसरे को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट। एक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं जागृत, डोरमेंट को हम कहते हैं सुषुप्त और एक्सटिंक्ट को हम कहते हैं शांत। देखो, इस डायग्राम में ये चीज क्लियर है, जो पिक्चर आपके सामने आ रही है उसमें, कि जागृत का मतलब है रेगुलर उसके अंदर से कुछ ना कुछ निसृत हो रहा है, कोई ना कोई चीजें उसके अंदर से बाहर निकल रही हैं, चाहे वो गैसेस फॉर्म में निकल रही हों, चाहे वो मैग्मा के जो बाद में लावा के फॉर्म में निकल रहे हों। तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर से बाहर निकलते रहते हैं, तो वो हो गया एक्टिव। ऑलवेज देयर आर सम एक्सक्रीशन ऑफ पार्टिकल्स और गैसेस और एनी लिक्विड। ठीक है। दूसरा हम कहेंगे सुषुप्त, जो डोरमेंट है, जो अभी अभी एक तरह से सोया हुआ है और बीच बीच में से उसमें से निकल के बाहर की तरफ ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, तो उसको हम कहेंगे सुषुप्त। उसमें से रेगुलर नहीं निकलता है, हमेशा नहीं निकलता, कुछ समय के बाद में निकल के सामने आता है। और थर्ड जो है उसको हम कह रहे हैं शांत या एक्सटिंक्ट। मतलब जिस पर्वतीय क्षेत्र से एक बार कभी ज्वालामुखी निकल गया, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक उससे दोबारा किसी भी तरह का कोई ज्वालामुखी पदार्थ बाहर ना तो निकल रहा है और ना ही भविष्य में ऐसा लगता है कि निकलने के चांसेस हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट या शांत ज्वालामुखी। तो क्रियाशीलता के आधार पे हमने इनको 3 भागों में बांट लिया, लेकिन हम इनके कुछ क्वालिटी और कुछ डेफिनेशंस भी इसके साथ में ले लें, एग्जाम्पल भी ले लें। तो पहला है हमारा जागृत या सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट और उद्गार नियमित रूप से होते रहते हैं। इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। मुंह का मतलब हो गया, अगर इस तरह से ज्वालामुखी है तो ये ऊपर का पार्ट जहां से हमेशा कुछ न कुछ निकलता रहेगा वो हमेशा ओपन रहता है। तीसरा हो गया इसमें इनके शंकु से लगातार ज्वालामुखी पदार्थों का निस्सरण होता रहता है, यानी वो बाहर की ओर निकलते रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है एटना, इटली के अंदर स्थित है जो, और सिसिली आइलैंड के ऊपर का स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। तो दो दो इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं, एटना और स्ट्रोम्बोली। ध्यान रखना बेटा, बहुत बार आप लोगों से छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दीजिए या उदाहरण देकर के बताइए कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, या सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण दीजिए। तो ऐसे में आप वहां पर ये नाम लिखेंगे, एटना और स्ट्रोम्बोली, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वतों के नाम हैं जो सक्रिय हैं, लगातार एक्टिव हैं। इनकी लोकेशन कहाँ है? एटना की लोकेशन इटली में है और स्ट्रोम्बोली की जो लोकेशन है वो सिसिली आइलैंड पर है। और सिसिली आइलैंड है हमारा मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं।
तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह की चीजें, जिसमें वो ये पूछ लेते हैं कि विच वॉल्केनो इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये अच्छे से याद हो। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पिक्चर्स में हम देख लें कि जागृत में क्या होगा कि लगातार कुछ न कुछ बाहर की तरफ निकलता रहेगा। आप फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखें तो यहाँ पर आपको ये जो गैसेस फॉर्म है ये निकलती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड के अंदर आपको ये थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है निकला हुआ, जिसमें जो लावा है, लावा फ्लो काफी तेजी से बाहर की ओर है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की गैसेस निकल रही हैं। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, कहीं पर ये कम फॉर्म में नजर आ सकता है तो कहीं पर ये ज्यादा फॉर्म के अंदर इसमें नजर आ सकता है। बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जागृत प्रकार का हो गया। इसके बाद हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सुषुप्त प्रकार का। क्रियाशीलता के आधार पर 3 हमने बांटे थे, जागृत, सुषुप्त और शांत। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सुषुप्त का। सुषुप्त का मतलब सोया हुआ या काफी टाइम तक जो शांत है। तो इसे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि दीर्घ काल तक शांत और फिर अचानक उसके अंदर से विस्फोट हो जाना। नेक्स्ट है सक्रिय से ये ज्यादा हानिकारक होता है। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि कहीं पर अगर आग लगी हुई है तो हमारे सामने हमें दिख रही है, हम उससे बच सकते हैं, लेकिन अचानक अगर कहीं विस्फोट होता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का हमें पता होता है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी, हम उसके नजदीक नहीं जाते हैं, या मानवीय और जिसको कह सकते हैं कि एक पेरीफेरी से अंदर एंट्री जो है वो बंद की जाती है। लेकिन ये जो सुषुप्त प्रकार के होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि अचानक किस वॉल्केनो से इरप्शन स्टार्ट हो जाए, अचानक कहाँ से वो निकला और कितनी तेजी से निकले ये भी हमें नहीं पता होता है। तो ये ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो है इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी। आप बार बार देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर जगह जो है वहां पर ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें इटली का नाम आ रहा है। और क्यों आ रहा है इसकी जानकारी हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में जरूर देंगे। तो एग्जाम्पल हम देख ले, वहां पे एटना था इटली का, जो रेगुलर था, एक्टिव था, और ये सुषुप्त है, शांत, थोड़ा सोया हुआ है। और इसको हम एग्जाम्पल जो है वो है वेसुवियस ज्वालामुखी, इटली का ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा ज्वालामुखी, जो कि शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। और शांत का मतलब बहुत लंबे टाइम तक उद्गार होने की संभावना नहीं है और ना ही वर्तमान में कोई विस्फोट लंबे टाइम से हो रहा है। नेक्स्ट, ये इसका जो मुंह होता है वो मुंह पूरी तरह से बंद है, ताकि किसी भी तरह का बाहर की ओर निस्सरण जो है वो नहीं हो पाता है। और तीसरी चीज, चूंकि इसका मुंह बंद हो गया है तो ये जो ऊपर का शंकु बनता है, धीरे धीरे उस शंकु के अंदर की तरफ एक झील नुमा संरचना बन जाती है, और इस झील के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद में कालांतर में पानी इकट्ठा होने की वजह से झील यहाँ पर जो तैयार हो गई उसको हम क्रेटर भी कहते हैं, कॉल्डेरा झील भी यही होती है। एग्जाम्पल जो है वो है म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। जो पोपा है वो शांत ज्वालामुखी है, जिसमें ये लगता है कि काफी लंबे समय आगे आने वाले टाइम में भी किसी भी तरह का विस्फोट नहीं होगा। तो ये हमने क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग इसको जान लिया। अगर हम एक गो थ्रू हो जाएं कि कौन कौन से वो थे, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ज्वालामुखी के प्रकार क्रियाशीलता के आधार पे होते हैं, प्लस उद्गार की तीव्रता के आधार पे होते हैं, प्लस उद्गार के प्रकार के आधार पे होते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर हमने 3 भागों में बांट लिया, और वो 3 भाग कौन से थे? जागृत, सुषुप्त और शांत, यानी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ये 3 हो गए। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम बात कर ले कि दूसरे प्रकार का, जिसमें उद्गार के प्रकार की हम बात करते हैं कि उद्गार किस प्रकार का हो रहा है, इस आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रकार के आधार पर ज्वालामुखी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है बेटा। केंद्रीय उद्गार का मतलब होता है कि एक सेंट्रल वेंट जो है वो निकल के आती है,
सेंट्रल वेंट का मतलब ये जो बीच का पार्ट है, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच का पार्ट है ये मैग्मा चैम्बर है। चैम्बर से ऊपर की तरफ ये जो ये सेंट्रल वेंट है, यहाँ से निकल के अगर आती है तो उसको हम कहते हैं केंद्रीय। और दरारी का मतलब कि किसी एक इलाके के अंदर एक लंबी सतह के ऊपर दरार पैदा हो जाती है और उस दरार में से अगर मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो उसे हम कहते हैं दरारी, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक एक जिसको दरारी केंद्रीय यानी सेंट्रल हो गया, और दरारी मतलब अलोंगेटेड या एक 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 लंबी क्रैक्स के रूप में जब बाहर निकल रहा है तो उसको हम कह रहे हैं दरारी उद्गार का प्रकार। तो ये हमने बात कर ली आज उद्गार के प्रकार के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो उद्गार की जो तीसरा पॉइंट जो रह गया था हमारा, उद्गार की तीव्रता के आधार पर, और वहीं से हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। उन एग्जाम्पल्स के आधार पर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू बेटा।